जय हिंद, नमस्कार। कल मैं एक जगह था तो कुछ शिक्षक बंधु मिले और उन्होंने बीएलओज की व्यथा कथा को सुनाया। तो बीएलओज यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स किस तरह से परेशान हैं, एसआईआर को लेकर किस तरह परेशान हैं, चुनाव आयोग के फरमान को लेकर किस तरह परेशान हैं, उन्होंने इसकी विशद व्याख्या की और आप बीती सुनाई। ऐसा भी नहीं कि दूर की बात, दूसरे की बात, अपनी व्यथा कथा। मुझे लगता है कि अगर ह्यूमन सिक्योरिटी की बात किया जाए या राष्ट्रीय सुरक्षा से बात शुरू करते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिप्राय केवल ये नहीं है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारी सेनाएं मजबूत हों। इसके अलावा इसका एक बृहद सोच है जिसमें यह है कि प्रति व्यक्ति यानी इंडिविजुअल यानी प्रत्येक ह्यूमन सुरक्षित महसूस करे और तनाव में न रहे, भय में न रहे, आतंक में न रहे। तब वास्तव में समाज सुरक्षित होगा और राष्ट्र सुरक्षित होगा। तो कहीं न कहीं सरकारी एम्प्लॉय तनाव में है और ओवर ड्यूटी की वजह से तनाव में है। ओवर जो उसको वर्कलोड दिया जा रहा है उसकी वजह से तनाव में है। जैसे प्राथमिक का शिक्षक, उनके पास ऑलरेडी बहुत काम है, भविष्य निर्माण की योजना में वो संलग्न है, बच्चों को वो प्रतिदिन उनको पढ़ाना है, वही उनका काम है। अब ऐसे मॉड्यूल हो गए हैं कि हफ्ते हफ्ते और हर महीने का कि इतना आपको जो है लर्निंग कराना है, तो सब कुछ शेड्यूल है। बावजूद इसके भी कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार लताड़ लगाई है कि शिक्षकों को अन्य कार्य में न लगाया जाए, बहुत जरूरी हो तो मतगणना में लगा दिया जाए और बहुत जरूरी हो तो सेंसस यानी जो है जनगणना में लगा दिया जाए। तो जनगणना तो 10 साल में आनी है, 6 महीने का कवायद है, उसमें तो लाजमी है, काम हो जाएगा। बात चुनाव की है। हमारा देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र के महापर्व में 3 तरह के चुनाव प्राय होते रहते हैं। बाई इलेक्शन भी बहुत जगह पड़ते हैं। प्रधानी का चुनाव नहीं बीता, विधायकी का चुनाव आ गया और उसके बाद लोकसभा का चुनाव, आम चुनाव आ गया। तो कहने का मतलब ये 5 साल अनवरत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जिसमें लोग लगे रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई इससे बहुत ज़्यादा बाधित होती है, ये तो सब लोग जानते हैं। अगर 4 टीचर एक स्कूल पे हैं तो आप जाएंगे तो पता चला कि 3 लोग काम में बाहर गए हैं, एक ही लोग मौके पर मौजूद हैं। तो उनका भी काम क्या है कि ताला खोले, आए, समय तक रहे, अकेले जूझे, पढ़ाए, झेले, उसके बाद किसी तरह गए। तो ये व्यवस्था कहीं से भी ठीक नहीं है। किस बात पे मैं बात करना चाहता हूँ वो मूल बात धीरे धीरे आएगी। हम लोग ये तो जानते हैं कि अभी 30-40 साल पहले हम लोगों को रोटी कपड़ा मकान, 50 साल पहले रोटी कपड़ा मकान हमारे विमर्श के मूल में था। जब जरूरतें पूरी हुई तो फिर बिजली सड़क पानी, बीएसपी की तरफ हम लोग बढ़े। बिजली सड़क पानी की तरफ भी हम लोग थोड़े थोड़े सेचुरेट होते चले गए। अच्छी बिजली मिलने लगी, सड़कें थोड़ी ठीक हो गई और पानी भी गांव-गांव पे जो खुदाई हुई है उससे लोग थोड़ा सा परेशान है, लेकिन पानी भी कमोबेश हर गांव में पहुंच गया है। अब कुएं पे और तालाब पे निर्भरता नहीं है। बिजली सड़क पानी से जब हम आगे बढ़े तो हम लोगों का लक्ष्य था कि भय भूख भ्रष्टाचार से लड़ा जाए, कि भय नहीं हो, निर्भय एक समाज हो, भूख नहीं किसी के पास हो। इसलिए उस तरह की योजनाएं हो कि जन जन तक अनाज पहुंचे, प्राथमिक सामान पहुंचे। भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात बहुत चली, लेकिन भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल नहीं रही है। भ्रष्टाचार दिन पर दिन जैसे हर चीजें बढ़ रही हैं, भ्रष्टाचार का दायरा भी बढ़ रहा है और हर लोग उससे प्रभावित हैं। बहुत जेन्युइन काम है, ऑफिस जाएंगे, इंतजार करेंगे, फिर भी आपको कुछ ना कुछ घूस की उम्मीद सामने वाला रखेगा और आपको इतना परेशान कर देगा कि आप। तो भय भूख भ्रष्टाचार के बाद हम लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की तरफ थोड़ा सा गया। तो अच्छी स्वास्थ्य की बात चली, अभी थोड़ा हम दूर हैं। शिक्षा की बात चली तो अभी आरटीई आई थी, उसके बाद अभी नई शिक्षा नीति आई है। तो तमाम इसमें भी प्रयोग अनुप्रयोग चल रहे हैं और तमाम उठापटक और जद्दोजहद, हैरानी परेशानी के बाद समाज उससे भी जूझ रहा है। तो कहने का मतलब कि जो समाज है उसके सेंट्रिक होकर के एजुकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए। इसमें कई खामियां हैं और फीडबैक पे फीडबैक जा रहा है, देखा जाए किस तरह से इसको समय रहते दुरुस्त किया जाए। और रोजगार की बात है तो रोजगार का मतलब कि रोजगार ये नहीं होता है कि आपने बहुत पढ़ाई की और बहुत छोटा नौकरी पा गया, छोटा काम पा गया।
हालांकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, फिर भी आपके योग्यता के अनुरूप, आपके शिक्षा के अनुरूप, आपके एबिलिटी के अनुरूप अगर नौकरी नहीं मिले तो भी एक तरह की पैसिव बेरोजगारी ही मानी जाती है, बेरोजगारी की श्रेणी में उसको भी रखा जाता है। खैर, हम अब यहाँ तक आ गए, रोटी कपड़ा मकान से लेकर के और फिर जिस तरह बिजली सड़क पानी और भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्ति और स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की तरफ हम इतनी बात आ गई। तो ये सब ह्यूमन सेंटर्ड ह्यूमन सिक्योरिटी की बात चल रही है, तभी आपकी नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल बिल्डिंग हो पाएगी, तभी हर व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी होगा और राष्ट्र हित के विषय में सोच पाएगा। जब वो इन चीज़ों से, इन जूझने वाली चीज़ों, रोजमर्रा वाली चीज़ों से जब वो मुक्त होगा, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छी सुविधाएं होंगी, तब वो आगे की बातें सोचेगा। कहते हैं कि लग्जरी के बारे में तभी सोचता है जब उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, तो अतिरिक्त के बारे में तभी सोच पाएगा। खैर, हम फिर से लौटते हैं अपने मूल विमर्श पर। जब ओवरलोड करेंगे तो आदमी कैसे सुरक्षित होगा? गांव में आप प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को बीएलओ बना दिए, एसआईआर करा रहे हैं, गहन मतदाता पुनरीक्षण या जो भी एसआईआर का काम हो रहा, उसमें डेट बहुत कम मिल रही है और वर्कलोड ज्यादा है। और जो पुराने शिक्षक हैं जो बहुत ज्यादा इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है, दूसरे पर निर्भर है, अगर घर में कोई और सदस्य नहीं है जो इंटरनेट फ्रेंडली है तो वो बहुत परेशान है, अब मानसिक संत्रास से, पीड़ा से गुजर रहे हैं और उसका दुष्परिणाम भी गाहे बगाहे सुनने को मिलता है और यहाँ तक कि सुसाइड तक बातें होती है। वो कितनों गिड़गिड़ाते हैं, नाम नहीं कट पाता है, क्योंकि शासन प्रशासन की मजबूरियाँ होती हैं, उनको चाहिए विकल्प। अगर आप विकल्प देंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे, और विकल्प बनने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये काम बहुत दुरूह है, दुष्कर है, बहुत ही कठिन है, दुस्साध्य है, इसलिए कोई बनने के लिए तैयार नहीं। मेरा एक सुझाव है, और वो सरकारों तक तो मेरी बात पहुंचेगी नहीं, समाज के विमर्श के लिए तो सुझाव मैं दे ही सकता हूँ, स्वतंत्र हूँ, और हो सकता है कि ऊपर तक ये बात सुनी जाए, कभी तो कभी पहुंचेगी। बहुत से लोग पहुंचा रहे होंगे, बहुत लोग थोड़ा दबते हैं, डरते हैं कि हम लोग सही बात कहेंगे तो हो सकता है कि हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई हो जाए या कुछ भी हो जाए। खैर, हर गांव में जिस तरह से आपने बहुत लोगों को रोजगार तो दिया है लेकिन बेरोजगारी की श्रेणी में छोड़ा, शिक्षा मित्र और अनुदेशक इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, या सेल्फ फाइनेंस टीचर या एडहॉक टीचर या गेस्ट फैकल्टी जो गेस्ट लेक्चरर वगैरह हैं, ये बहुत बड़े उदाहरण हैं। आपने नाम तो कर दिया कि रोजगार इनको प्राप्त हो गया, लेकिन ये बेरोजगारी की सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे बड़ी मिसाल है। इनके ऊपर सरकार कब चेतेगी कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव में जैसे आपने एक रोजगार सेवक दिया या रोजगार सेवक तरह पंचायत मित्र दी, एक गांव की सचिवालय, ग्राम सचिवालय बनाया, उसमें कुछ कर्मचारी दिए, कंप्यूटर ऑपरेटर दिए, और हर गांव में जैसे आप सेक्रेटरी देते हैं, लेखपाल देते हैं, अमीन देते हैं, इस तरह के छोटे बहुत कर्मचारी देते हैं, और जन सेवा केंद्र और क्रय सेवा केंद्र और क्या क्या आपने केंद्र खोल रखा है। तो उसी तरह आपको हर ग्राम सभा से 5 व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए, और जिनमें गणना अधिकारी या संगणक अधिकारी के नाम दे देना चाहिए, और जो ग्राम सभा में किसी प्रकार की केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार की गणना संबंधी कार्य होगा तो उन्हीं के माध्यम से कराया जाए। एक तरह से उन्हें भी रोजगार मिल जाएगा, और ये चीजें अनवरत चलने वाली हैं, निरंतर सतत चलने वाली चीजें हैं, तो उनका सतत कार्य भी हो जाएगा। अध्यापक भी उन कार्यों से, अतिरिक्त बोझ से वंचित हो जाएंगे और अपने कार्य पर पूरी तरह से फोकस होंगे और उसके उत्तरदायित्व होंगे। इसलिए आप उस पर जांच परख भी कर सकते हैं, जांच पड़ताल करके कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन आज के हालात में तो किसी अध्यापक पर कार्रवाई करने के आपका धर्म ही नहीं है कि आप कार्रवाई करें। अभी तो कल ही की बात है, और उसमें ये हुआ कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एक आदेश जारी किया। उसमें कहा गया कि जब कॉलेज बंद हो तो आप जिस तरह से बच्चों को नहीं बुला सकते हैं, उस तरह आप अध्यापक को भी बुलाने का राइट नहीं रखते हैं। बहुत स्पष्ट बात है। ये प्राथमिक शिक्षा में या हायर एजुकेशन कहीं भी होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ठंडी है, कोई राष्ट्रीय समस्याएं आ गए, आपदाएं आ गई, तो उस समय अगर बच्चों के लिए स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, तो वो अध्यापक के लिए भी बंद होना ही चाहिए, ये स्पष्टता आई है। तो कहने का मतलब कि आज का फुल फोकस यही है कि हर गांव में आप 5 संगणक अधिकारी या गणना अधिकारी रखिए। जो शहरी क्षेत्र हैं तो उसमें हर वार्ड में
1 या 2 गणना अधिकारी रखिए जो सतत निरंतर गणना का काम करें। गणना का कार्य तो इतना बढ़ गया है, सरकार अभी कह दी कि कुत्तों, आवारा कुत्तों से परेशानी है तो कुत्तों की गणना की जाए, पेड़ की गणना, बाल की गणना, पशुओं की गणना, जनगणना। जनगणना तो अभी शुरू भी हो रही है, पहला चरण अभी शुरू होने वाला है, उसमें घरों की पहले गणना करना है। पहले चरण में घरों की गणना करना, घर की गणना हो जाएगी, उसके बाद दूसरे चरण में हर व्यक्ति की गणना करना है। तो सेंसस कितना लेंथी काम है, कितना टफ टास्क है, कितना वाइड टास्क है, बड़ा काम है। तो इसके लिए जब आपके पास स्थायी जवाबदेह व्यक्ति हर लोकल एरिया से होंगे तो एक तो कई फायदे होंगे कि वो सबको जानते होंगे, आसानी से उस कार्य को कर पाएंगे। और दूसरी बात है चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि अगर उसमें गलतियां आती हैं, लोग शिकायत करते हैं तो उस पर भी कार्रवाई करने का एक विधान, एक प्रावधान होना चाहिए। तो मेरा वीडियो आज का यही है कि अभी येलो फार्म 6 में लोग परेशान हैं, नाम ऐड करना है। नाम डिलीशन की बात है तो किसी ने अब सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उन्होंने कहा कि फार्म 7 के लोग की बहुत गलतियां हो रही हैं। एक पार्टी है जो बहुत ज्यादा अपना मतपत्र फार्म 7 छपवा रही है और करोड़ों लोगों का नाम डिलीट कर रही है फार्म 7 के माध्यम से। तो इसी तरह बात होती है कि फार्म 6 में जो नए नाम ऐड कर रहे हैं वो बहुत बियलोज कर नहीं पा रहे हैं समय से, क्योंकि वर्कलोड से वो परेशान है। और जब वर्कलोड से SIR में परेशान है तो क्या किया जा रहा है, SDM साहब, DM साहबान, ये लोग एक आर्डर दे रहे हैं ऊपर से, IS धमका रहे हैं कि इतने दिन में कर लेना है। आप नहीं कर पा रहे हैं BLO साहब तो वहाँ इंटरमीडिएट के कॉलेज को लगा दीजिए, अन्य विभागों के लोगों को लगा दीजिए, और वो चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे तहसील में हो, या जिला का कोई बड़ा ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट वगैरह, वहाँ पे सब लोग मिल करके ये कार्य करें, जो फीडिंग का कार्य है वो करें, और फार्म लाने का कार्य BLO करें। तो ये गड़बड़ है। आप दक्ष और पारंगत टेक्नो फ्रेंड, डिजिटल फ्रेंड, जो कंप्यूटर में, मोबाइल में, इंटरनेट में दक्ष है, उनको हर ग्राम सभा से एक छोटी सी परीक्षा या छोटा सा इंटरव्यू ले लीजिए और उनको इस कार्य के लिए करिए, क्योंकि ये कार्य सतत चलने वाला कार्य है। इससे और लोग दबाव मुक्त होंगे और सही मायने में ह्यूमन सिक्योरिटी बनेगी, मानव की सुरक्षा होगी, और इससे राष्ट्र का विकास होगा, रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार